Good morning students, this is the next video for class 12 financial management chapter 9. Now the topic is factor affecting capital budgeting decision. Starting from this, first we are taking the previous study that we have already made in the video, where we study about financial decision, in which financial decision is classified into three part: investment decision, financing decision and dividend decision. Up now we have already talking about investment decision, where investment decision is based on only two things, that is long term and short term asset. Okay, अब long term asset also known as capital budgeting decision and short term is known as working capital decision. Capital budgeting decision or long term investment decision is totally on the fixed asset, which is very heavy in weight and कॉस्टली वन, यानी कि ये ऐसे एसेट जो कि कॉस्टली होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, वो हम कैपिटल बजटिंग में उनके लिए मैनेजमेंट करते हैं, उनको डिसीजन मेक करते हैं. और वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, वर्किंग कैपिटल में जो भी हम डे टू डे की हमारी रूटीन होती है उसके अकॉर्डिंग हम इस डिसीज़न मेक करते हैं. अब जो हमने पॉइंट फर्स्ट पढ़ा था कैपिटल बजटिंग, इसके कौन कौन से फैक्टर्स यानी फैक्टर इफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन बता रहा है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको ध्यान में रख के ही हम कैपिटल बजटिंग की ओर बढ़ते हैं. ओके, अब आते हैं. अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हैज़ ऑफन अवेलेबल टू अ बिजनेस टू इन्वेस्ट इन. ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि बिज़नेस में हम कर सकते हैं, जो कि बिज़नेस किसी भी तरह के बिज़नेस में हम निवेश कर सकते हैं. ऐसे बहुत तरह के बजट्स होते हैं. इन सच अ केस ईच प्रोजेक्ट नीड टू बी इवेलुएटेड केयरफुली. और जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके पास आते हैं उनको इवेलुएट करना बहुत ही ज़रूरी होता है. एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिटर्न्स अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज़ आइदर सेलेक्टेड और रिजेक्टेड. अब बहुत सारे हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को अच्छी तरह से इवेलुएट किया जाता है. इवेलुएट करना टोटली रिटर्न पे बेस करता है, यानी कि अगर आप इवेलुएट करें कि कौन सा हम प्रोजेक्ट लें तो प्रोजेक्ट टोटली डिपेंड करता है किस पे, रिटर्न्स पे. यानी कि जितना अच्छा रिटर्न मिलेगा उतना ही अच्छा आप प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं. जो भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो या तो सिलेक्ट होंगे या तो रिजेक्ट होंगे. आइदर दे आर सिलेक्टेड और रिजेक्टेड. इफ़ देयर इज़ ओनली वन प्रोजेक्ट, इट्स वैलिडिटी इज़ सीन इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिटर्न एंड इज़ कम्पेयर्ड विद द इंडस्ट्रीज वेज एवरेज. यानी कि बता रहा है कि अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको हम इवेलुएट करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं, उसमें हम सिलेक्शन भी इस बेस पे करते हैं कि रिटर्न्स कैसे हमको मिल रहे हैं. तो सिलेक्शन और रिजेक्शन टोटली रिटर्न्स पे बेस करता है. मगर अगर हमारे पास एक ही सिर्फ वन एंड ओनली एक ही प्रोजेक्ट है तो उसको हम कैसे इवेलुएट करेंगे. तो हम उसकी इवेलुएशन ऐसे करेंगे कि पूरी तरह से वैलिडिटी चेक करेंगे, यानी कि कितनी उसकी वैलिडिटी है और इंडस्ट्रियल एवरेज के अकॉर्डिंग वो प्रोजेक्ट कैसा है. अगर हम ये इवेलुएट कर लेंगे तो हम ये अपने प्रोजेक्ट को, जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम इवेलुएट करके यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर बिजनेस ग्रोथ. अब यहाँ पता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. कैश फ्लो होते हैं दो तरह के, एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो. तो यहाँ पर व्हेन अ फर्म टेक एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्विंग ह्यूज कैप अमाउंट, इट एक्सपेक्ट टू जनरेट सम कैश फ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि जब कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो मैंने आपको बताया दो तरह के होते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो. इनफ्लो मतलब कि कैश आना, यानी कि हमने कहीं पर पैसा लगाया हुआ है उससे हमें कैश जो आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज कैश इनफ्लो. और अगर हम पैसा बाहर लगा रहे हैं तो उसे कहते हैं, यानी कि बिज़नेस से बाहर पैसा जा रहा है तो उसे कहते हैं कैश आउटफ्लो. अब यहाँ पर दिया हुआ था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैसा उसमें लगता है. किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट, कि हम निवेश कर रहे हैं कहीं पर, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पर, तो हमको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है. तो कैश फ्लो हम ऐसा करेंगे, यानी कि कैश आउटफ्लो हम ऐसा करेंगे कि हमारे पास कुछ समय तक के लिए पैसा आने तक का कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाए. अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अगर आप बात करें तो आपने मान लीजिए बैंक में 1000 रुपीज़ सबमिट किया.
तो आप तुरंत ही दिमाग में आ जाएगा आपके एज अ कमर्शियल स्टूडेंट कि हमको रिटर्न कितना मिलेगा। किसी इंसान ने मान लीजिए कोई फिक्स्ड कहीं पर एफडी कर रखी है, फिक्स्ड डिपॉजिट कर रखा है, तो वो तुरंत जाके पहले पूछेगा कि हम इतना अगर डिपॉजिट कर दें तो हमें कितने दिन बाद कितना रिटर्न मिलेगा। तो इंसान इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिटर्न्स की चेष्टा करता है, यानी रिटर्न की डिमांड करता है। तो रिटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अगर आप कहीं पर पैसा लगा रहे हो तो आपके दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहेगी कि पैसा कैसे हमको मिलेगा। These cash flow are in a form of series of cash receipt and payment over life of an investment। ये जो कैश फ्लो है ये सीरीज़ के तौर पे आता है, यानी कि रिसीट और पेमेंट के तौर पे आता है ओवर द लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो, यानी कि कैश आ रहा है या जा रहा है, ये टोटली डिपेंड करेगा कैश जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। Such cash flow should be carefully analyzed before making a capital budgeting decision। और ये चीज़ें जब आप करते हो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में, तो आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हो कि कैपिटल बजटिंग डिसीज़न आपका टोटली कैश फ्लो पे डिपेंड करता है। तो आप बहुत ही केयरफुली कोई भी डिसीज़न लेते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट दी कैश फ्लो, जो कि इनफ्लो आउटफ्लो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, आपने सोचा कि मैं रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए सोचता हूँ। रिटायरमेंट बेनिफिट यानी कि फ्यूचर में हमको जब हम रिटायर हो जाएंगे आफ्टर 60 तो हम क्या करेंगे। तो हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम तो रहेगी नहीं, तो इंसान क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है। इन्वेस्टमेंट कैसे, उसने इन्वेस्टमेंट किया, अब वो जो पैसा है वो सोचेगा कि अगर मैं पैसा बचा रहा हूँ, यानी कि हर महीने पैसा निकाल रहा हूँ या हर साल में कुछ पैसा निकाल रहा हूँ, तो मुझे इससे रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगा। तो आपके दिमाग में एक स्कीम आएगी कि अगर मैं हर साल 1-1 लाख रुपए सेव करूँ, इफ़ आई एम 30 और मैं आज से 30 साल तक 1-1 लाख रुपए सेव करूँ, यानी कि हर साल में 1 लाख रुपए सेव करूँ, यानी कि एक तरह से बजट अगर बनाओ तो एक महीने में 10,000 ऑलमोस्ट समझ लीजिए, राउंड ऑफ। किसी महीने आप नहीं भी कर पाएंगे तो हम मान लेते हैं कि साल भर में एक महीने में 10,000 रुपये निकालना, तो साल भर में 1 लाख रुपये। 2 महीने आप नहीं भी निकाल पाए तो 1 लाख रुपये आराम से हो जाएंगे। अब 30 साल तक आपने जमा करा, कितना हो गया, 30 लाख। अब स्कीम ये बोलती है कि अगर आप 5 साल तक लगातार सबमिट करेंगे, किसी साल भी आपने स्किप नहीं किया, 5 साल तक लगातार जमा करेंगे, तो हम क्या करेंगे, आपको जैसे 5वां साल ख़त्म होगा, 6ठे साल से हम आपको रिटर्न देना शुरू कर देंगे। तो दिस इज़ मोर बेनिफिशियल, यानी कि आपके दिमाग में क्या आया कि अगर मान लो मैं 5 साल तक लगातार जमा करूं, यानी कि 5 लाख रुपए जमा किए और मुझे रिटर्न्स मिलने शुरू हो गए, तो ये आपके दिमाग में आएगा कि यार 30 साल तक तो हमको फिर अच्छा खासा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या है, कैलकुलेशन पर डिपेंड करती है कि आप रिटर्न्स को कितना एनालाइज कर लेते हैं। तो ये है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। उन्हीं प्रोजेक्ट से हम रिटर्न के बारे में जो सोचते हैं वो क्या आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। Now the second point, rate of return. The firm should care the rate of return expected and risk involved in different investment project. For example, if there are 2 projects A and B with some risk involved with a rate of return of 10% and 12% respectively, then under normal circumstances firm will definitely select B. Okay, अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ रिटर्न क्या शो करता है, यानी कि आपको कितना मिलेगा। कोई एक प्रोजेक्ट है आपको दे रहा है 10%, दूसरा प्रोजेक्ट आपको दे रहा है 12% रिटर्न्स, तो आप किसको चूज़ करेंगे। आप ऑब्वियसली आप 12% वाले को चूज़ करेंगे, यानी कि जिससे हमको रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिलेगा हम उसको ही चूज़ करेंगे। तो द फर्म शुड कंपेयर द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड एंड रिस्क इन्वॉल्व इन डिफरेंट प्रोजेक्ट, यानी कि आप हमेशा देखते हो कि क्या हमको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है और क्या किस तरह के रिस्क इसमें इन्वॉल्व है जिस तरह के हम प्रोजेक्ट को चूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर आर 2 प्रोजेक्ट, यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट हैं A एंड B, और 2 प्रोजेक्ट है, दोनों में क्या है, रिस्क तो दोनों में है, मगर एक का रेट ऑफ रिटर्न 10% है और एक का 12%। तो हम ऑब्वियसली 12% वाले को लेंगे। तो अगर आपको 12% कैलकुलेशन करना है, तो अगर आप 100 रुपीज़ का इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक प्रोजेक्ट से अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करें तो 10 रुपीज़ मिल रहा है रिटर्न, और एक में इन्वेस्ट करें तो आपको 12 रुपीज़ मिल रहा है। तो ऑब्वियसली आप किसको चूज़ करोगे, आप चूज़ करोगे 12% वाले को। तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हो कि रेट ऑफ रिटर्न हमको क्या मिल रहा है। पूरा कैपिटल बजटिंग इसी पे डिपेंड करता है कि किस तरह का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, किस तरह का रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा और कितना प्रतिशत उसमें रिस्क इन्वॉल्व है।
इन्हीं 3 पे कैपिटल बजटिंग पूरी तरह से डिपेंड करती है। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। The decision to invest in a particular project involve a number of calculation regarding the amount of investment. जो भी डिसीज़न आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ कैलकुलेशन में। अब वो नंबर ऑफ़ कैलकुलेशन होती क्या है? पहला हो जाएगा कैश आउटफ्लो, यानी कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस तरह का आउटफ्लो क्या है। रेट, इंटरेस्ट रेट, यानी कि आपको कितने प्रतिशत का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। कैश फ्लो, यानी कि कितना आप जमा कर रहे हो, कितना आपको रिटर्न मिलेगा। एंड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कितने प्रतिशत से आप रेट ऑफ रिटर्न ले रहे हो। तो एक एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप जब जितने भी प्रोजेक्ट आपके पास चाहे 1 हो चाहे नंबर ऑफ हो, यानी कि मोर देन 2 हो, तो आप क्या करोगे? आपका मेन मोटिव होता है ये जानना कि कितना इन्वेस्टमेंट हमको करना पड़ेगा, क्या रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा, कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है, किस तरह का आउटफ्लो या इनफ्लो होगा, यानी कैश फ्लो किस तरह का होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू इवैल्यूएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विच आर नोन एज कैपिटल बजटिंग टेक्निक। जो और हर इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए बहुत सारी तरह की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। डिफरेंट टेक्निक यानी कि बहुत तरह की टेक्निक्स होती हैं कि आप किस किस तरह से डिसीज़न को मेक कर सको, किस किस तरह से प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर सको। तो उन्हीं में से एक आती है capital budgeting technique. These techniques are applied to each proposal before selecting a particular project. तो आपका जो मेन प्रोजेक्ट जो टेक्निक होती है वो क्या होता है? जो भी प्रपोज़ल, जो भी जितने भी तरह के आपके पास प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, जो प्रपोज़ल आपके पास हैं, उनको आप किस तरह से इवैल्यूएट करते हो। यानी किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको सारी चीज़ें ध्यान देने के बाद, यानी कि आपको ये ध्यान देना है कि क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना रेट ऑफ रिटर्न है, किस तरह का इन्वेस्टमेंट है, कितने परसेंट का रिस्क इन्वॉल्व है। इन सब को देखने के बाद ही आप किसी भी प्रपोज प्रोजेक्ट पे अपना सिलेक्शन लगाते हो कि मुझे पसंद है कि नहीं है। आप बहुत सोचने के बाद कैपिटल बजटिंग टेक्निक है, कैपिटल बजटिंग डिसीज़न आप इसी बेस पे लेते हो कि आपने इन सारे पहलुओं पे काम कर चुका है, ये सारे पहलू जो हैं अच्छी तरह से आपने सॉर्ट आउट कर चुके, तब जाके आपने इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया डिसाइड किया है। ओके, तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ फैक्टर इफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीज़न। तो फैक्टर बजटिंग डिसीज़न को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? पहला हो गया कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, दूसरा हो गया रेट ऑफ रिटर्न, तीसरा होगा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। कैश फ्लो के बारे में हमने आज क्या पढ़ा? आज ये पढ़ा कि किस तरह आपको कैश फ्लो जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो। कितना आप बाहर पैसा लगा रहे हो, कितना आउटफ्लो कर रहे हो, और फ्यूचर में जाके कितना आपको रिटर्न्स यानी कैश इनफ्लो कितना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ही आप कैश फ्लो आप किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हो, क्योंकि आपके पास तो होते तो बहुत ही नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट है, मगर आप सेलेक्ट क्या करोगे ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट पर। आगे आते हैं रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्या शो करता है? रेट ऑफ रिटर्न ये शो करता है कि आपने जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें से आपको रिटर्न किस में सबसे अच्छा मिल रहा है। इसी का इवैल्यूएशन करना ही रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है, यानी कि कितना परसेंट आपको किसी प्रोजेक्ट से आपको मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज रेट ऑफ रिटर्न। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया आपको ये बताता है कि आपके पास जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उनके बारे में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, उसके बेस में आपको